Hello everyone, welcome to my channel. Today topic is इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स। यानी इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें क्या बैरियर्स आती हैं, क्या बाधाएं आती हैं। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के क्या तरीके हैं, क्या मोड हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के मोड क्या हैं? इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी, ट्रंकी प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये सारे मोड्स उस वीडियो के अंदर हमने डीप में डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को और उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करना इतना आसान है कि कोई भी पर्सन अगर चाहे तो कभी भी किसी भी गुड्स को इंपोर्ट कर सकता है और कभी भी किसी भी गुड को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है। नेशनल लेवल पर ट्रेड करना इजी है। आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी गुड्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर अगर ₹1 की चीज भी बेचना चाहते हैं तो पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी सबसे पहले आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। तो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है यानी कुछ ना कुछ बैरियर्स हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं हैं। उन बाधाओं को, उन बैरियर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले है ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करना है और किस लेवल पर करना है? इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग को हम बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है। इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर क्या आती हैं? कुछ बैरियर्स आती हैं। वो बैरियर्स क्या है? देखो, बैरियर्स दो तरीके के हैं। एक होता है नेचुरल बैरियर्स होते हैं और दूसरा होता है आर्टिफिशियल बैरियर। नेचुरल बैरियर्स हैं जो दो कंट्री अगर ट्रेड कर रही है, मान लो इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड कर रही है, तो दो कंट्री के आपस के अंदर जो डिस्टेंस, जो गैप है, ज्योग्राफिकल जो गैप है, या फिर उनकी लैंग्वेज में, उनके कल्चर में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से अगर बैरियर आते हैं तो उसको नेचुरल बैरियर बोलते हैं। वापिस से बताती हूँ, नेचुरल बैरियर्स कौन से हैं? अगर दो कंट्री आपस में ट्रेड करना चाहती है लेकिन दोनों कंट्री का कल्चर अलग है, दोनों कंट्री की लैंग्वेज अलग है, दोनों कंट्री का वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, तो उस टाइम ट्रेड करने में जो बैरियर आती हैं उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल बैरियर बोलते हैं। देखो क्या लिखा, डिस्टेंस, लैंग्वेज या कल्चर की वजह से जो बैरियर अराइज होते हैं उन बैरियर को नेचुरल बैरियर बोलते हैं। फिर है आर्टिफिशियल बैरियर। आर्टिफिशियल बैरियर है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है, उसकी वजह से अगर ट्रेड के अंदर कोई बाधा आती है तो उस बैरियर को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल बैरियर बोलते हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो प्रोसेस है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, उनकी पॉलिसी, प्रोसेस और स्ट्रेटेजी की वजह से अगर दो कंट्री के ट्रेड में कोई बैरियर आता है तो उस बैरियर को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल बैरियर बोलते हैं। अब इसी आर्टिफिशियल बैरियर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला है टैरिफ बैरियर, दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। आज की वीडियो में हमें यही डिस्कस करना है कि ये टैरिफ बैरियर कौन से होते हैं और ये नॉन टैरिफ बैरियर कौन से होते हैं। देखो, टैरिफ बैरियर कौन से हैं? बैरियर तो है, बाधा तो है ट्रेड करने में, लेकिन किस प्रकार की बाधा है? टैरिफ बैरियर है, यानी टैक्स। गवर्नमेंट ने क्या की है? देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसकी प्रोसेस, उसकी स्ट्रेटेजी की वजह से ट्रेड में क्या आएंगे? बैरियर आएंगे। यानी सारा जो एरिया रहेगा, सारे जो प्रसाद की जड़ रहेगी, वो कौन रहेगी? गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी। तो देखो इधर, सबसे पहले टैरिफ बैरियर है। टैरिफ बैरियर का मतलब है कि टैक्स की वजह से अगर दो कंट्री के ट्रेड में कोई बाधा आती है तो उसको हम टैरिफ बैरियर बोलते हैं। तो क्वेश्चन, एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि जो टैरिफ बैरियर है ये किस प्रकार के ट्रेड पर लगते हैं? क्या ये इंटरनल ट्रेड पर लगता है, क्या ये एक्सटर्नल ट्रेड पर लगता है? तो ये जो टैरिफ बैरियर है ये इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड होता है उस ट्रेड के ऊपर लगाए जाते हैं। कभी भी नेशनल लेवल का जो ट्रेड होता है, यानी विद इन कंट्री, एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड होता है उसके ऊपर कभी टैरिफ बैरियर नहीं लगते। टैरिफ बैरियर होता है, देखो, टैरिफ बैरियर वो है जो टैक्स के लगाकर ट्रेड को अगर रोकना चाहती है गवर्नमेंट तो उसको हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर। अब बात ये आती है कि इस टैरिफ बैरियर को रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट ने क्या है? लाइसेंस कंपलसरी कर दिया, कोई अदर रूल रेगुलेशन अपना दी, ठीक है।
लेकिन इनको रेगुलेट करने की बॉडी है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या करती है? पूरे टैरिफ बैरियर को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर वो बैरियर हैं जो टैक्स के अलावा, टैक्स को छोड़ दो, क्योंकि टैक्स लगाकर हमने जो बैरियर अराइज किए हैं उनको टैरिफ बैरियर बोलते हैं। टैक्स के अलावा गवर्नमेंट अपने रूल, रेगुलेशन और पॉलिसीज की वजह से जो बैरियर आते हैं उन बैरियर को हम नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं। यानी टैक्स के अलावा अन्य तरीके से अगर ट्रेड को गवर्नमेंट रोक रही है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर। उसमें क्या आती है? गवर्नमेंट के रूल, गवर्नमेंट के रेगुलेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है। अगर दोनों में से मैं पूछूं कि टैरिफ बैरियर ज्यादा खतरनाक है या नॉन टैरिफ बैरियर ज्यादा खतरनाक है, तो आपका क्या है? आप बोलोगे कि इधर टैक्स लगाइए ज्यादा खतरनाक है। नहीं, टैक्स लगाने से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जो चीज हमें 100 रुपए की मिलती थी, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दी मान लो 50%, अब ये गुड्स हमें कितने में इंपोर्ट करना पड़ेगा? 150 में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो नहीं, यानी गुड्स तो हम मंगवा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। गवर्नमेंट ने यहाँ क्या बोला? आप जितनी भी क्वांटिटी के और जिस भी क्वालिटी का गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं आप इंपोर्ट कीजिए, हम आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा रहे, हम सिर्फ क्या बढ़ा रहे हैं? हम लगा रहे हैं धन आपके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई कि ट्रेड के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन क्या है ही नहीं, सिर्फ टैक्स लगा रही है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? गवर्नमेंट ने बोला हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रहे, हम आपके लिए कोटा डिसाइड कर दिया, हमने एक आपके लिए बाउंड्री डिसाइड कर दी कि आप सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी के गुड्स को क्या कर सकते हो? इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा हार्मफुल है। रीजन था कि यहाँ सिर्फ टैक्स लगाने से गुड्स महंगी हो सकती हैं, इतना ही हो सकता है, गुड्स कितनी भी मंगवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो गुड्स जो मंगवा रही हैं उसकी क्वांटिटी ही डिसाइड कर दी कि आप सिर्फ इतनी ही गुड्स मंगवाओगे या फिर आप गुड्स मंगवा ही नहीं सकते। तो ये ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि यहाँ पर महंगा और सस्ता तो बाद में देखा जाएगा, पहले ये तो देखो कि हम दूसरी कंट्री से ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। तो ये ज्यादा हार्मफुल है नॉन टैरिफ बैरियर, और टैरिफ बैरियर थोड़े कम हार्मफुल है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि टैरिफ बैरियर कौन से हैं और नॉन टैरिफ बैरियर कौन से हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ए नंबर पर टैरिफ बैरियर, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा करके ट्रेड को कंट्रोल कर रही है, यानी गवर्नमेंट टैक्स और ड्यूटी के थ्रू इंपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो टैरिफ बैरियर को हमने 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज और ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। अब देखो 4 बेस पर गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी और टैक्स लगाने का जो दायरा है उसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब यह है कि ओरिजिन का मतलब क्या है कि गुड्स किस कंट्री में बना है, इसके बेस पर 2 ड्यूटी 2 टैक्स लगाए जाते हैं। पहला होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी और दूसरा है इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी किस कंट्री के अंदर लगती है? जिस कंट्री के अंदर गुड्स का ओरिजिन हुआ है, जिस कंट्री के अंदर गुड्स बनाया गया है, वहां पर क्या लगता है? गुड्स में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। और इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती है? जब हम गुड्स को किसी अदर कंट्री से मंगवाते हैं, परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे, बट एक बार आपको ये डायग्राम बनाना है। ओरिजिन के बेसिस पर हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है ड्यूटी या टैक्स को या बैरियर को। पहला है एक्सपोर्ट ड्यूटी और दूसरा है इंपोर्ट ड्यूटी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन के बेस पर ड्यूटी को, बैरियर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, 3 में। एक तो होता है स्पेसिफिक ड्यूटी, एक होता है एड वॉल्यूम ड्यूटी और थर्ड है कंपाउंड ड्यूटी। अब ये जो स्पेसिफिक ड्यूटी है ये लगता है गुड्स की क्वांटिटी पर, कि आपने कितनी क्वांटिटी गुड्स का इंपोर्ट किया है। यहाँ वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्वांटिटी पर फोकस रहेगा। जितनी ज्यादा क्वांटिटी मंगवाओगे उतना ही ज्यादा टैक्स लगेगा। एड वॉल्यूम ड्यूटी का मतलब है कि गुड्स की वैल्यू के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। अब आपने मान लो 2 गाड़ी, आप बोलोगे कि हमने तो सिर्फ 2 गाड़ी इंपोर्ट की है। आपने 2 गाड़ी इंपोर्ट की है, आपने जो गाड़ी इंपोर्ट की है उसकी वैल्यू तो बताओ। एक गाड़ी, मान लो एक गाड़ी 2 करोड़ रुपए की है, तो 2 गाड़ी 4 करोड़ रुपए की हो गई। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? पहले जहां पर क्वांटिटी के बेस पर टैक्स लगाती थी, उसके बाद में बोला क्वांटिटी नहीं, हम क्वालिटी, हम प्रोडक्ट की वैल्यू के बेस पर टैक्स लगाएंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा था कि कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड ड्यूटी के अंदर जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी और उसकी वैल्यू दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा।
वो होती है कंपाउंड ड्यूटी। अभी इनको साथ साथ नोट नहीं करना, सिर्फ अभी सुनना है। जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में 1 बाय 1 हर बैरियर को, हर ड्यूटी या टैक्स को करवाऊंगी, तब नोट करना है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। पर्पज के बेस पर हमने बैरियर्स को, जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं, उनको कितने पार्ट में क्लासीफाई किया है? 4 में। गवर्नमेंट का पर्पज क्या है? रेवेन्यू कलेक्ट करना। गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करने के पर्पज से टैरिफ लगाती है। फिर है प्रोटेक्ट टैरिफ है। गवर्नमेंट इंडिया की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, जो इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, उन डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने की वजह से जो टैरिफ लगाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव टैरिफ बोलते हैं। एंटी डंपिंग होती है और काउंटर वैलिंग है। इन टॉपिक को ध्यान में देखना, ये टॉपिक तो बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। एंटी डंपिंग, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन के बेस पर 2 ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्वालिफिकेशन के बेस पर 3 है, स्पेसिफिक ड्यूटी है, एड वॉल्यूम ड्यूटी है और कंपाउंड ड्यूटी है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्पज के बेस पर 4 तरीके की ड्यूटी लगती है, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। फिर है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन के बेस पर। रिलेशन के बेस पर 2 तरीके की ड्यूटी लगती है, एक तो होता है सिंगल कॉलम और एक होता है डबल कॉलम। सिंगल कॉलम का मतलब है कि मान लो इंडिया है और इंडिया 6 कंट्री के साथ में ट्रेड कर रही है, तो इंडिया हर एक कंट्री से, चाहे किसी भी कंट्री से इंपोर्ट हो, हर कंट्री से इंपोर्ट किए हुए गुड्स के ऊपर क्या लगाएगी? सेम टैक्स, सेम ड्यूटी लगाएगी। अब ये डबल कॉलम क्या होता है? डबल कॉलम क्या मतलब क्या है कि इंडिया का जिस कंट्री के साथ में, अभी भी इंडिया 6 कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है मान लो, उसमें से 2 कंट्री ऐसी हैं जिनके साथ इंडिया के जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो अच्छे हैं। अगर इंडिया के उस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो इंडिया उस कंट्री से जितने भी गुड्स इंपोर्ट किए जाएंगे उसमें थोड़ी छूट दी जाएगी। यानी एक तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी की जो टैक्स होंगी वो 2 टैक्स डिसाइड की जाएंगी, 2 रेट रखी जाएंगी। एक रेट तो उनके लिए जिनके साथ इंडिया का अच्छा रिलेशन है, उनके लिए थोड़ी कम इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और एक वो कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया का कोई खास रिलेशन नहीं है, बस गुड्स इंपोर्ट कर रही है, उनके लिए अलग टैक्स की रेट रखी जाएगी। तो इस तरीके से हमने टैरिफ बैरियर को 4 बेस के ऊपर क्लासिफाई कर दिया। अब हम देखते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। सेकंड है अपने पास नॉन टैरिफ बैरियर। देखो, नॉन टैरिफ बैरियर है यानी गवर्नमेंट टैक्स के अलावा अदर किसी भी तरीके से, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से, गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू, अपने रूल रेगुलेशन के थ्रू अगर ट्रेड को कंट्रोल कर रही है तो वो बैरियर्स कहलाते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर हमने 10 पॉइंट लिखे हैं, यानी 10 तरीके से गवर्नमेंट बिना टैक्स के भी इंपोर्ट्स कर रहे हैं गुड्स को, उनको कंट्रोल कर सकती है। कैसे? सबसे पहले लगा दिया, कोटा डिसाइड कर दिया। गवर्नमेंट ने कोटा डिसाइड कर दिया एक बिजनेसमैन का, कि एक बिजनेसमैन सिर्फ इतनी क्वांटिटी, इतनी यानी मान लो कि 1 लाख क्वांटिटी एक साल के अंदर, 1 लाख क्वांटिटी एक साल के अंदर क्या कर सकता है? इंपोर्ट कर सकता है। यानी एक तरीके से कोटा डिसाइड कर दिया। दूसरा है प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया। गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि इस स्टैंडर्ड से अगर लो स्टैंडर्ड का कोई प्रोडक्ट है तो उस स्टैंडर्ड को आप किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते। फिर है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट है, जो डोमेस्टिक के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की डिमांड है उसको भी ध्यान रखा जाएगा। फिर है प्रोटेक्ट लेबलिंग होती है कि आप सिर्फ इस स्पेशल लेबल के प्रोडक्ट को ही इंपोर्ट कर सकते हो। पैकिंग रिक्वायरमेंट है, काउंसलर फॉर्मेलिटी है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, एक्सपोर्ट सब्सिडी है, लाइसेंसिंग है और अदर नॉन टैरिफ बैरियर है। इन सब बैरियर के थ्रू गवर्नमेंट नॉन टैरिफ बैरियर यानी इन सब तरीके से गवर्नमेंट इंपोर्ट को, ट्रेड को कंट्रोल कर रही है। बिना किसके? बिना टैक्स लगाए गवर्नमेंट पूरे ट्रेड को कंट्रोल कर रही है। अब ये ज़्यादा हार्मफुल इसलिए बताया था मैंने क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर देती है, एक दायरा डिसाइड कर देती है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, एक लिमिट डिसाइड करती है कि आप इससे ज़्यादा का ट्रेड कर ही नहीं सकते। अगर इससे नीचे का स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया कि इस मार्कर का स्टैंडर्ड अगर इस लेवल से नीचे है तो आप इंपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। टैक्स तो बाद की बात है, अगर इस लेवल की पैकिंग नहीं है तो आप गुड्स को इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। यानी एक तरीके के स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया, एक तरीके का लेवल डिसाइड कर दिया कि इस लेवल के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट नहीं हुआ तो आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट क्या करती है, नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर टैक्स ना लगाकर भी पूरे ट्रेड को कंट्रोल करती है, उसके ऊपर बैरियर लगाती है। अब हम टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर में जितने भी पॉइंट नोट किए हैं इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो,
अब हम टैरिफ बैरियर का पहले डिटेल में डिस्कशन करते हैं, देन नॉन टैरिफ बैरियर का। सबसे पहला अपने पास टैरिफ बैरियर में पहला बेस लेते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर टैक्स लगता है। ओरिजिन का मतलब है कि प्रोडक्ट किस कंट्री के अंदर बना है, उस बेस पर टैक्स लगेगा, ओरिजिन के बेस पर। उसके बेस पर हमने दो पार्ट में डिसाइड किया था बैरियर को। पहला है एक्सपोर्ट ड्यूटी और दूसरा है इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है? एक्सपोर्ट कौन, मान लो इंडिया क्या है, हम इंडिया के रेजिडेंट्स हैं और हम यूएसए को क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब प्रोडक्ट इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जाएगा तो उस टाइम जब पोर्ट के ऊपर, जब बंदरगाह पर हम शिप के अंदर गुड्स को लोड करेंगे, उस टाइम पर क्या पे करना पड़ेगा, हमें पे करनी पड़ेगी एक्साइज ड्यूटी। तो उस टाइम पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। उस टैक्स को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर, एक्सपोर्ट ड्यूटी है। देखो गुड्स की जो ओरिजिन कंट्री है, गुड्स जहां पर बना है, जिस कंट्री के अंदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की गई है, वो गुड्स जब इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जाएगा, उस टाइम पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी ना लगाए तो इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं, मान लो इंडिया का एक बिजनेसमैन है जिसको एक मार्कर अगर इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करके इंडिया के अंदर ही इस मार्कर को सेल कर रहा है, तो उसको प्रोडक्शन कॉस्ट थी मान लो इसकी 100 रुपये, और ये मार्कर इंडिया के अंदर सेल होता है 150 के अंदर। लेकिन अगर इसी मार्कर को वो बिजनेसमैन इंडिया के अंदर तो उसका प्रोडक्शन करता है, लेकिन उसको सेल करता है यूएसए के अंदर, तो वो मार्कर उसका बिकता है कितना, 200 रुपये में। यानी यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये का मार्जिन है उसके पास में, 50 रुपये का प्रॉफिट पर मार्कर है। लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट करता है यूएसए को तो एक मार्कर पर 100 रुपये का प्रॉफिट है उसका। तो वो बिजनेसमैन क्यों नहीं चाहेगा कि मैं इंडिया के अंदर गुड्स को ना सेल करके मैं कहाँ सेल करूँ, कहाँ एक्सपोर्ट करूँ, यूएसए के अंदर। इसी रीजन की वजह से अगर ये प्रोडक्ट वो बिजनेसमैन बनाएगा और दनादन यूएसए को एक्सपोर्ट करता रहेगा, तो इंडिया के अंदर इस प्रोडक्ट की डिमांड तो रहेगी, लेकिन सप्लाई नहीं करेंगे ये बिजनेसमैन। ये सप्लाई कहाँ करेंगे, ये सप्लाई आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं। इस वजह से इंडिया के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और उस प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई उतनी है नहीं, तो प्राइस बढ़ जाएगी। इसी चीज़ को यानी एक तरीके से इंडिया के डोमेस्टिक एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्रोडक्ट आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो उनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है कि ठीक है एक्सपोर्ट करो, लेकिन एक लिमिट तक करो। ये नहीं कि आपने बनाया और प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में पहुंचाने के बजाय डायरेक्ट एक्सपोर्ट ही कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए क्या लगाती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है। देन नेक्स्ट क्या अपने पास, नेक्स्ट हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कौन सी कंट्री लगाती है? इंपोर्ट ड्यूटी वो कंट्री लगाती है जहां पर प्रोडक्ट जाएगा, इंडिया के अंदर गुड्स का प्रोडक्ट किया गया, प्रोडक्शन किया गया और उस प्रोडक्ट को बना करके यूएसए के अंदर भेजा गया, तो यूएसए की कंट्री उस प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी डेस्टिनेटेड कंट्री लगाती है, यानी जहां पर वो प्रोडक्ट गया है वहां वो कंट्री लगाएगी। तो कई बार क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्सपोर्ट ड्यूटी कौन सी कंट्री लगाएगी? एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है ओरिजिन कंट्री, जहां पर गुड्स बना है। इंपोर्ट ड्यूटी कौन सी कंट्री लगाती है? डेजिनेटेड कंट्री लगाती है, जहां पर गुड्स गया है, यानी जहां पर गुड्स को सेल किया गया है, ये जैसे कि यूएसए। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बेस पर 3 तरीके की ड्यूटी लगती है। देखो 3 तरीके के बैरियर आते हैं। पहले क्या है, स्पेसिफिक ड्यूटी लगाती है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला आप ठीक है इंपोर्ट कर रहे हो, गुड्स का इंपोर्ट कीजिए, लेकिन हम आपकी जितनी भी यूनिट का, जितनी भी क्वांटिटी का आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, हम उस क्वांटिटी के बेस पर आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। बात देखो टैक्स की हो रही है, टैरिफ बैरियर चल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या लगा रही है, टैक्स लगा रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन के बेस पर ड्यूटी को, टैक्स को, बैरियर को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। पहला है स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी क्या बोलती है, इस ड्यूटी के अंदर आप चाहे कितनी भी क्वांटिटी को आप इंपोर्ट कीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन क्या है, बाउंडेशन ये कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा, और टैक्स भी वैल्यू के बेस पर नहीं लगेगा, बल्कि क्या मिलेगा, यूनिट के बेस पर लगेगा, क्वांटिटी के बेस पर लगेगा। स्पेसिफिक ड्यूटी इज इम्पोज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी यूनिट के बेस पर क्या लगाएगी, गवर्नमेंट ड्यूटी लगाती है, उस ड्यूटी को स्पेसिफिक ड्यूटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लगा दिया पर केजी, पर यूनिट, आपने कितनी यूनिट, मान लो आपने 10 यूनिट इंपोर्ट की हैं, तो 10 यूनिट के ऊपर टैक्स लगेगा।
आपने मान लो 1000 यूनिट को इंपोर्ट किया है तो 1000 यूनिट के बेस पर, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, चाहे 1 और चाहे 10, चाहे कितनी भी यूनिट मंगवाओ, लेकिन सिर्फ क्या देखी जाएगी, क्वांटिटी देखी जाएगी। नेक्स्ट है एड वॉल्यूम ड्यूटी। एड वॉल्यूम ड्यूटी क्या होती है, देखो वैल्यू, एड वॉल्यूम ड्यूटी, वैल्यू वर्ड आया है, ड्यूटी तो लगेगी लेकिन अब की बार क्वांटिटी के बेस पर नहीं लगेगी, अब की बार ड्यूटी लगेगी वैल्यू के बेस पर। अब यहाँ से हमने पहले गवर्नमेंट क्या करी थी, पहले गवर्नमेंट ड्यूटी तो लगा रही थी लेकिन क्वांटिटी के बेस पर लगा रही थी। मान लो 10 BMW हमने इंपोर्ट कर ली, 10 BMW ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उनकी प्राइस भी तो देखो, एक बार उनकी वैल्यू भी तो देखो, फिर गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट थोड़ी सयानी होगी, कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो यूनिट तो 10 हैं लेकिन इनकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। अगर इसी तरीके से ये BMW इंपोर्ट करते रहे इंडिया के अंदर तो इंडिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अब हम वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाएंगे। अब आप जितने भी क्वांटिटी को इंपोर्ट कर रहे हो, आप जितनी भी क्वांटिटी क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, उनके ऊपर टैक्स लगेगा, उनके ऊपर ड्यूटी लगेगी वैल्यू के बेस पर। तो टैक्स इम्पोज अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वैल्यू के ऊपर। अब BMW की क्वांटिटी नहीं, BMW की वैल्यू देखी जाएगी कि आपकी टोटल कितनी आपने फॉरेन करेंसी की पेमेंट की है वो देखी जाएगी, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए परसेंटेज बेस ऑन वैल्यू, आपने BMW मंगवा ली, मान लो BMW की आपने BMW मंगाई है, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 10 करोड़ है, तो आपकी 10 करोड़ के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। उस ड्यूटी को बोलते हैं एड वॉल्यूम ड्यूटी। नेक्स्ट है कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड ड्यूटी में क्या बोलते हैं कि आपकी क्वांटिटी और वैल्यू दोनों के बेस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ऐसा कौन बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है। अकॉर्डिंग टू वैल्यू एंड क्वांटिटी, वैल्यू और क्वांटिटी दोनों के अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ेगी, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 5% ऑफ द वैल्यू, अब आपने 10 करोड़ की क्वांटिटी के जो वैल्यू के प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं, तो वैल्यू कितनी थी, 10 करोड़, 5% लगेगा 10 करोड़ के ऊपर। इस 10 करोड़ में मान लो कि 20 यूनिट है, 20 यूनिट आपने इंपोर्ट की हैं, तो 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से क्या लग जाएगा, ये वाली ड्यूटी भी लग जाएगी। यानी कंपाउंड ड्यूटी के अंदर दोनों लगेंगी, वैल्यू के बेस पर भी और पर यूनिट यानी पर क्वांटिटी के बेस पर भी क्या पे करनी पड़ेगी, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको अभी तक सिर्फ 2 बेस बताए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। अब टैरिफ बैरियर में ही थर्ड पॉइंट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी गवर्नमेंट का कुछ पर्पज है, उस पर्पज के बेस पर गवर्नमेंट क्या लगाती है, ड्यूटी लगाती है। पहला गवर्नमेंट का पर्पज है रेवेन्यू टैरिफ। देखो गवर्नमेंट जो चलती है, गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स क्या है, टैक्स है। गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स टैक्स है। अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करने की पर्पज से क्या लगाती है, टैरिफ लगाती है। तो सबसे पहला है रेवेन्यू टैरिफ। गवर्नमेंट क्या करती है कि रेवेन्यू कलेक्ट करने की पर्पज से जो ड्यूटी लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू टैरिफ बोलते हैं। तो ऐसे तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी से कितने भी टैरिफ लगा सकती है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, जनरली क्या होता है कि टैरिफ, गवर्नमेंट टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी रेट जनरली क्या रखती है, रेट ऑफ ड्यूटी क्या होती है, लो ही रहती है। पहला गवर्नमेंट का पर्पज क्या है कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना। सेकंड क्या दे रखा था कि प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्टिव टैरिफ है। प्रोटेक्टिव टैरिफ का मतलब क्या है, देखो अगर इंडिया यूएसए से, मान लो हम यूएसए के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अगर इंडिया के अंदर भी इंडिया के अंदर भी खुद इंडस्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है, कंपनियां लगी हैं, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। और इंडिया क्या है, जो चीज़ इंडिया के अंदर बन रही है उसी चीज़ का इंडिया यूएसए से भी इम्पोर्ट कर रही है, यूएसए से भी इम्पोर्ट कर रही है। अगर यूएसए से आने वाली चीज़ इंडिया के अंदर जो बन रही है उस चीज़ से अगर सस्ती है तो वो इंडिया की मार्केट को कैप्चर करेगी या नहीं करेगी, ये बताओ। 100% करेगी, क्योंकि यूएसए से मान लो ये मार्कर बनकर आ रहा है 100 रुपये में और इंडिया के अंदर ये मार्कर बन रहा है मान लो 150 रुपये के अंदर, तो इंडिया के मार्कर को परचेज कौन करेगा। इससे किसको खतरा होगा, इससे खतरा होगा इंडिया की जो डोमेस्टिकल इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, यहाँ की जो घरेलू जो कंपनियां हैं उनको खतरा होगा। क्यों, क्योंकि ये मार्कर अगर मेरे को 100 रुपये में मार्केट में मिलेगा जो यूएसए से आया है, तो मैं क्यों परचेज करूंगी, इंडिया की 150 वाला मार्केट क्यों परचेज करूंगी मैं। इसी वजह से इंडिया इंडस्ट्री की
कौन सी इंडस्ट्री, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक टैक्स लगाती है, एक ड्यूटी लगाती है, एक बैरियर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन टैरिफ होती है। प्रोटेक्टिव टैरिफ के अंदर गवर्नमेंट क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। कौन सी, अगर हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और वो मार्केट को क्या कर रही है, इंडिया की मार्केट को कैप्चर करने की पर्पज से अपने गुड्स को लो प्राइस पर बेच रही है। देखो क्या है प्रोटेक्टिव टैरिफ में, क्या है कि होम इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने जो टैरिफ लगाए हैं उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव टैरिफ। अब प्रोटेक्टिव टैरिफ को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक तो होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक होता है काउंटर वैलिंग ड्यूटी। तो अभी हमने ए नंबर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को क्लियर करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में काउंटर वैलिंग ड्यूटी को देखेंगे। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी बाद में देखेंगे, पहले हमें डंपिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। डंप का मतलब क्या है, डंप का मतलब है कि अगर एक कंट्री एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जितनी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट से भी कम प्राइस पर उस प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में सेल कर रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मार्कर का, अगर यूएसए इस मार्कर का एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, यानी इंडिया क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। इंडिया ने इस मार्कर का इंपोर्ट किया, यूएसए के अंदर ये मार्कर बना था, मान लो कितने का बना था, मैं जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, सिर्फ $10 का बना है। ये मार्कर इंडिया के अंदर $10, ये मार्कर यूएसए के अंदर $10 का बना है, लेकिन उन्होंने इंडिया के अंदर ला करके $9 में बेच दिया। यानी कॉस्ट से भी कम प्राइस में अगर किसी मार्केट के अंदर कोई कंपनी, कोई कंट्री गुड्स को सेल कर रही है तो उसको हम डंपिंग बोलते हैं। वापिस से बताती हूँ, डंपिंग का मतलब क्या है कि कॉस्ट से भी कम प्राइस पर, कॉस्ट था ₹10, सेलिंग प्राइस थी ₹9, कॉस्ट से कम प्राइस पर अगर गुड्स को हम सेल कर रहे हैं तो उसको हम डंपिंग बोलते हैं। तो ऐसा करते क्यों हैं, आप बोलोगे कि ऐसा यूएसए क्यों कर रहा है। भाई यूएसए $10 में एक प्रोडक्ट बना रहा है, उसको $9 में ला करके इंडिया में सेल कर रहा है, तो इससे तो लॉस हो गया उसको। उसका मेन रीज़न क्या है, उसका मेन रीज़न है कि एक बार इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर लो, उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट की क्या कर देंगे, सेल्स प्राइस बढ़ा देंगे। तो डंपिंग का मीनिंग पता चल गया। डंपिंग का मतलब है कि कॉस्ट से भी कम प्राइस पर गुड्स को बेचना क्या कहलाता है, डंपिंग कहलाता है। इसी डंपिंग के इफेक्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक ड्यूटी लगाई है, उस ड्यूटी को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। इंडिया की गवर्नमेंट ने यूएसए को बोला, आजा यूएसए ले आ, तू अपने प्रोडक्ट इंडिया के अंदर ला एक बार। हम क्या करते हैं, हम बताते हैं तेरे को, तू अपना प्रोडक्ट ₹10 में जिसकी कॉस्ट प्राइस है उसको ₹9 में इंडिया में बेच रहा है। एक तरीके से इंडिया की मार्केट को तू कैप्चर करना चाहता है, तो इधर लगा, इधर ला तू अपने गुड्स को, आने दे हमारे पोर्ट्स पर। हम तेरे पे एक ड्यूटी लगाते हैं, उस ड्यूटी को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। हमें इस डंपिंग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए जो ड्यूटी लगाई है उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो देखो आगे लिखा है कि डंपिंग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी इम्पोज की है, जो ड्यूटी लगाई है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, मान लो ये मार्कर है, यूएसए से क्या किया हमने, इंपोर्ट किया। यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ में। यूएसए इस मार्कर को इंडिया के अंदर लेके आता है सेल करने के लिए। इस मार्कर की कॉस्ट यूएसए के अंदर है $10, लेकिन इंडिया के अंदर ला करके वो $9 पर मार्कर के हिसाब से बेच रहा है। अब इंडिया में डॉलर में तो परचेज नहीं होगी, यहाँ पर परचेज किस में करेंगे, रुपीज़ में करेंगे। मोटा मोटी देखें तो $1 की वैल्यू 90 के बराबर है। अगर $1 की वैल्यू 90 के बराबर है तो $9, यानी जिस प्रोडक्ट की प्राइस $9 थी उसकी प्राइस इंडियन रुपीज़ में ₹810 होगी। अब ये मार्कर इंडिया के अंदर ₹810 में बेच रहा है। यहाँ बना कितने में था, 10 × में 90, कितने में बना था, ये ₹900 में बना था, और इस प्रोडक्ट को, इस मार्कर को यहाँ पर ₹810 में बेच रहे हैं। ये हम इंडियन रुपीज़ में काउंट कर रहे हैं। इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो ₹900 में यूएसए के अंदर ये मार्कर बना था और ₹810 में इंडिया के अंदर बेच रहा है। अब यही सेम मार्कर इंडिया के अंदर भी बन रहा है। यही सेम मार्कर अगर इंडिया के अंदर इस मार्कर का प्रोडक्शन हो रहा है तो मार्कर बन रहा है ₹900 में। अब ध्यान से सुनना, एक प्रोडक्ट यानी ये मार्कर एक दुकान पर मेरे को मिल रहा है ₹810 में और दूसरी दुकान पर मेरे को मिल रहा है ₹900 में। आप कहाँ जाओगे? आपको कोई मतलब नहीं है कि इंडिया का है या यूएसए का है, आपको तो प्राइस से मतलब है कि जहाँ पर कम प्राइस पर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा मैं उसी कम प्राइस वाले प्रोडक्ट को परचेज करूँगा। आपने परचेज किया ये, तो हमारी जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री थी उनकी जो सेल्स थी वो तो कम हो गई, लेकिन जो फॉरेन इंडस्ट्री है, जो यूएसए से आया हुआ बिजनेसमैन है, वो अपने प्रोडक्ट को दनादन सेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस उसने कम रख दी।
इसी इफेक्ट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला आ तू हमारे पोर्ट के ऊपर आ तू, अब एक बार गुड्स तो लेके आ इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, हम बताते हैं तेरे को कि कैसे सेल करेगा तू। तो इंडिया ने क्या किया, ये जो गुड्स यहाँ पर ये 10 रुपये की कॉस्ट का गुड्स जब इंडिया की पोर्ट पर लेके आया, जब इंडिया के बंदरगाह पर लेके आए, तो उस टाइम पर इंडिया ने एक ड्यूटी लगा दी, उस ड्यूटी को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। कि यूएसए तो ज़्यादा सियाना बनता है, कॉस्ट से कम प्राइस पर गुड्स को बेच करके हमारी जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उनके मार्केट को खराब कर रहा है, उनकी जो अर्निंग है उनको खराब कर रहा है। इसी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी लगाई। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर फिर भी समझ ना आई हो तो एक बार बता देना। तो इसका मेन एम क्या है, यूएसए का मेन एम है कि एक बार इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर लो, उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट की इस मार्कर की सेल्स प्राइस को बढ़ा दूंगा। जहां मैं इसको $9 में $9 पर मार्कर बेच रहा हूं, मैं इसको $12 पर मार्कर कर दूंगा। तो मेरी एक बार मार्केट बनने के बाद मैं क्या कर दूंगा, अपने प्रॉफिट अर्न कर लूंगा। तो जो ये यूएसए है, ये किस पॉइंट के ऊपर, किस बेस पर, किस अप्रोच पर काम कर रहा था, ये अप्रोच पर काम कर रहा था, इंटरनेशनल प्रैक्टिस कर रहा है। इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, यूएसए इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड है। ये किस अप्रोच के ऊपर, कि डू एंड डाई की अप्रोच के ऊपर काम कर रहा है कि या तो इंडिया के मार्केट में हमारा खूब नाम चलेगा या हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये जो डंपिंग का काम करते हैं, जो कंट्री डंपिंग का काम करती है, वो कंट्री डू और डाई की प्रैक्टिस पर काम करती है, डू और डाई के अप्रोच पर क्या करती हैं, मार्केट में काम करती हैं। तो अब हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट पर्पज के बेस पर क्या करती है, टैरिफ को 2 पार्ट में क्लासिफाई करती है। एक तो गवर्नमेंट का मेन पर्पज है रेवेन्यू अर्न करना, और दूसरा गवर्नमेंट का मेन एम है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करना है। अब इसमें भी 2 तरीके से प्रोटेक्शन देती है, पहला है एंटी डंपिंग ड्यूटी और दूसरा है काउंटर वैलिंग ड्यूटी। अब काउंटर वैलिंग ड्यूटी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब प्रोटेक्शन के पर्पज से सेकंड ड्यूटी है, पहली कौन सी थी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सॉरी, दूसरी थी काउंटर वैलिंग ड्यूटी। देखो काउंटर वैलिंग ड्यूटी का मतलब है कि काउंटर के ऊपर ही हम टैक्स लगा देंगे, हम यानी गवर्नमेंट। अब काउंटर वैलिंग ड्यूटी के अंदर क्या होता है, देखो मान लो यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए इंडिया के अंदर गुड्स ला कर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, यानी इंडिया और यूएसए के बीच में क्या चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के जैसे ही है क्या काउंटर वैलिंग ड्यूटी। जिस तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर यूएसए अपनी कॉस्ट प्राइस से कम प्रोडक्ट ला करके इंडिया के अंदर बेच रहा था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, $10 थी, लेकिन इंडिया के अंदर $9 पर प्रोडक्ट के हिसाब से क्या कर रहा था, सेल कर रहा था। अब कॉस्ट से भी कम प्राइस पर क्या कर रहा था, सेल कर रहा था यूएसए इंडिया के अंदर। उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाई थी, यूएसए के प्रोडक्ट पर एक ड्यूटी लगाई थी, उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटर वैलिंग ड्यूटी भी सेम एंटी डंपिंग ड्यूटी के जैसे ही है, यानी वही यूएसए का फिर से वही हाल है, लेकिन अब की बार थोड़ा फर्क है। देखो फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन के दौरान, फॉरेन गवर्नमेंट का मतलब है हमने कौन सी गवर्नमेंट ली है, फॉरेन यूएसए की गवर्नमेंट, यूएसए से प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं। तो यूएसए के बिजनेसमैन को यूएसए की गवर्नमेंट ने बोला कि आप गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करें और प्रोडक्शन करके इंडिया के अंदर अपना ट्रेड करें, इंडिया के अंदर सेल करें। हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। जहां पर आपका एक प्रोडक्ट इस मार्कर की कॉस्ट कितनी आ रही है, मान लो $10 पर मार्कर है, तो हम आपको क्या कर देंगे, पर मार्कर पर $2 की सब्सिडी दे देंगे, सॉरी $2 की सब्सिडी दे देंगे। यानी जहां पर आपकी कॉस्ट $10 पर मार्कर है, $2 हम सब्सिडी दे देंगे, तो आपका इस मार्कर की कॉस्ट कितनी रहेगी, $8 पर मार्कर। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया की मार्केट को कैप्चर करने के लिए, यूएसए की गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया की मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपने बिजनेसमैन की इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प की है। यानी उसको एक तरीके की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी और उसका प्रोडक्ट हो गया सस्ता, और मार्केट के अंदर वो उसी प्रोडक्ट को ला करके क्या बेचेगा, महंगा बेचेगा। इंडिया की गवर्नमेंट को ये पता चल गया। इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला यूएसए आजा बेटे अंदर आजा, इंडिया के अंदर एक बार एंटर तो कर। जैसे ही इंडिया के अंदर वो प्रोडक्ट लेकर एंटर करेगा, हम बोलेंगे ये इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको सब्सिडी मिली हुई है। उसी सब्सिडी के इफेक्ट को खत्म करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट जो ड्यूटी लगाती है उसको बोलते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी। देखो क्या लिखा है, फॉरेन गवर्नमेंट यानी यूएसए की गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोडक्शन के दौरान दी गई सब्सिडी, कितने की सब्सिडी दी थी, पर मार्कर पर $2 की सब्सिडी दी थी, के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, खत्म करने के लिए
हमारी कंट्री यानी इंडिया ने जो ड्यूटी लगाई है उस ड्यूटी को क्या बोलते हैं, काउंटर वैलिंग ड्यूटी बोलते हैं। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी के जैसा ही है। एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या था, फॉरेन की कंट्री की गवर्नमेंट से कोई उसको सहायता नहीं मिली थी, लेकिन काउंटर वैलिंग ड्यूटी में यूएसए की गवर्नमेंट ने बोला है यूएसए के बिजनेसमैन को कि आप प्रोडक्शन करें और इंडिया के अंदर जाके सेल करें, मदद हम आपकी करेंगे। यूएसए की गवर्नमेंट मदद कर रही है यहाँ पर उनको सब्सिडी प्रोवाइड करके। तो इस सब्सिडी के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी इम्पोज की उस ड्यूटी को क्या बोलते हैं, काउंटर वैलिंग ड्यूटी। अब ये मार्कर यूएसए से बनकर के जैसे ही इंडिया में आएगा तो इंडिया की गवर्नमेंट को पता चल गया कि यूएसए की गवर्नमेंट ने क्या दी थी, सब्सिडी दी थी। अब इंडिया की गवर्नमेंट क्या लगाएगी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगाएगी। उनकी रेट एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वैलिंग ड्यूटी की जो रेट होती है ना वो जनरली हाई होती है, क्योंकि जैसे ही वो प्रोडक्ट इंडिया की टेरिटरी के अंदर एंटर करेगा उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। टैक्स लगाते ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अब वो लॉस में तो बेच नहीं सकते। अब वो प्रोडक्ट को इंडिया की कंट्री के अंदर इंडिया में बेचेंगे तो जहाँ उसका प्रोडक्ट मान लो पहले 100 रुपये में बिक रहा था, ड्यूटी की वजह से 150 रुपये में आ जाएगा, तो 50 रुपये का डिफरेंस आ गया। इस वजह से यूएसए से जो प्रोडक्ट आ रहा था वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा और इंडिया की मार्केट में इतना नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखो, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था इधर, देखो जैसे यूएसए है, ये यूएसए है, यूएसए के अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है और एक बिजनेसमैन यहाँ पर क्या है, ये मार्कर बनाता है और इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, $10 पर मार्कर। यूएसए की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी $2 पर मार्कर। यही कॉस्ट थी 10 रुपये, $2 की सब्सिडी मिल गई, यानी अल्टीमेट कॉस्ट तो $8 की हुई, सॉरी $8 की हुई। तो ये $8 वाला प्रोडक्ट इंडिया में बिकने को जाएगा ना, तो इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ एक्सपोर्ट पर ही टैक्स लगा देगी। बोले आओ इधर ही भी टैक्स लगाते हैं, मार्केट में तो बाद में जाएगा आपका प्रोडक्ट। इधर ही जो टैक्स लगा दिया उस टैक्स को क्या बोलते हैं, उस ड्यूटी को बोलते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी। नेक्स्ट क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन। अब देखो कुछ कंट्री ऐसी हैं, हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट से ही देखेंगे हर बार, क्योंकि हम इंडिया के रेजिडेंट्स हैं और इंडिया को हम क्या मान रहे हैं, इंडिया से जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड रिलेशन देख रहे हैं। मान लो हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा खराब है, तो पाकिस्तान से जो ट्रेड हम करेंगे, मान लो अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उससे जो टैक्स लगेगा वो उनकी गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो हाई लगेगा। अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया की कंट्री के अंदर मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करूं, तो जैसे ही प्रोडक्ट इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आएगा हम उनके ऊपर हाई रेट से टैक्स लगाएंगे। हम बोलेंगे पाकिस्तान वालों तुम बेच के दिखाओ यहाँ पर प्रोडक्ट। अगर मान लो हमारे जो रिलेशन है यानी इंडिया की जो रिलेशन है वो यूएसए की गवर्नमेंट के साथ में और चाइना की गवर्नमेंट के साथ में मान लो ठीक ठाक है, तो इन कंट्री से जो प्रोडक्ट इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आता है ट्रेड करने के पर्पज से, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा जो टैक्स लगाएंगे यानी जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे वो थोड़ी सी कम रखेंगे। क्यों, इन कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं। बात यहाँ पर रिलेशन की चल रही है यानी संबंध। अगर सिंगल कॉलम टैरिफ है, दो तरीके के ट्रेड रिलेशन के बेस पर दो तरीके से टैरिफ लगाए जाते हैं। एक तो होता है सिंगल कॉलम टैरिफ। सिंगल कॉलम टैरिफ का मतलब है कि इंडिया चाहे किसी भी कंट्री के साथ में ट्रेड करे, टैरिफ की रेट एक ही रहेगी, टैक्स की रेट एक ही रहेगी, चाहे चाइना, पाकिस्तान, रूस, कनाडा, अमेरिका कोई भी हो। जैसे ही गुड्स इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आएगा टैक्स सेम रेट से लगेगा। सेकंड था डबल कॉलम टैरिफ होते हैं। डबल कॉलम टैरिफ के अंदर क्या बोला गया था कि इसको बोलना है बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। बाइलेटरल का मतलब है कि हम विभेद कर रहे हैं, हम डिफरेंस कर रहे हैं दो कंट्री के बीच में। हमने यहाँ पर दो रेट मेंशन की हैं, एक है लोअर रेट और दूसरी है हायर रेट। लोअर रेट हम उन कंट्री के प्रोडक्ट पर लगाएंगे जो मोस्ट फेवर्ड कंट्री हैं, जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, जैसे कि मान लो यूएसए और चाइना। हायर रेट से हम उन कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, उन कंट्री के टैरिफ मतलब उन कंट्री के प्रोडक्ट जब इंडिया की बाउंड्री के अंदर सेल होने के लिए आएंगे तो हम हायर रेट से टैरिफ लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उन कंट्री के साथ हमारे रिलेशन कोई ज़्यादा नहीं है, हम सिर्फ उनको ट्रेड पर्पज से ही जानते हैं। तो उनको जो रिमेनिंग कंट्री बचेगी उनके ऊपर जो टैरिफ लगाएंगे वो हाई रेट से लगाएंगे। तो यह हमने क्या देखा था कि ट्रेड रिलेशन के बेस पर हमने टैरिफ को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, सिंगल कॉलम टैरिफ और दूसरा आता है कि डबल कॉलम टैरिफ। ये डबल कॉलम टैरिफ होता है, ये बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर काम करता है। ये पॉइंट नोट करना है आपको। अब देखो, अब हमारे पास जितने भी टैरिफ बैरियर थे यानी गवर्नमेंट टैक्स लगा करके ट्रेड को कंट्रोल कर रही थी, वो सारे टैरिफ बैरियर मैंने आपको 1 बाय 1 शो कर दिए।
अब बारी आती है नॉन टैरिफ बैरियर की। अब सेकंड नंबर पर हम देखते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर में गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, बल्कि अपने रूल रेगुलेशन और अपने जो स्टैंडर्ड है, जो अपनी स्ट्रेटेजी है, उसके बेस पर कुछ बाउंडेशन लगा देती है। यानी आप इस प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, इस प्रोडक्ट में आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर मान लो आप इस प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हो तो ये उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड होना चाहिए। इस तरीके से कुछ इम्पोज लगाती है, कुछ बाउंडेशन लगाती है। तो नॉन टैरिफ बैरियर में क्या करती है कि नो इफेक्ट ऑन प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि टैक्स तो लगते ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या नॉन टैरिफ बैरियर की वजह से प्रोडक्ट की जो इंपोर्ट कर रही है कंट्री, क्या उन प्रोडक्ट की प्राइस पर कोई इफेक्ट होगा? तो नन, इन प्रोडक्ट की प्राइस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि सिर्फ क्वांटिटी ऑफ गुड्स पर क्या है बैरियर लगे हैं। क्या है? सिर्फ क्वांटिटी, यानी आप कितनी यूनिट को क्या है परचेज करोगे, किस स्टैंडर्ड की वो प्रोडक्ट होंगे, सिर्फ उस चीज़ पर क्या लगे हैं, बैरियर लगे हैं। तो इन बैरियर में सबसे पहला बैरियर है कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम के अंदर एक कोटा डिसाइड कर दिया, एक फिक्स कर दिया कि आप सिर्फ इतनी ही यूनिट का फॉरेन से, यूएसए से इंपोर्ट कर सकते हो, यानी एक लिमिट डिसाइड कर दी। कोटा सिस्टम के अंदर क्वांटिटी फिक्स कर दी कि आप सिर्फ मान लो ये मार्कर बनवाने हैं एक ईयर के अंदर, एक ईयर के अंदर सिर्फ 10,000 मार्कर का ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा मार्कर आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। ये बाउंडेशन है, ये एक तरीके का बैरियर है। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होता है। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये मार्कर तो आप मान लो इंपोर्ट कर रहे हो यूएसए से, ठीक है, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया कि अगर एक स्टैंडर्ड, अगर इस मार्कर की इंक फैल रही है या इस मार्कर की इंक मान लो विद इन 1 मंथ सूख जाती है, तो उस मार्कर को आप मंगवा ही नहीं सकते। यानी एक जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया, उस स्टैंडर्ड से बिलो का अगर प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते हो तो उसके लिए आपके ऊपर क्या है, बाउंडेशन लगाती है कंपनी, गवर्नमेंट। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड में क्या कर दिया, फिक्स ए स्टैंडर्ड फॉर इंपोर्ट गुड, इंपोर्ट जो आप गुड्स कर रहे हो उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया। स्टैंडर्ड से नीचे के प्रोडक्ट आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। यहाँ पर क्या है, देखो डोमेस्टिक कंटेंट को यूज करो। गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो हमने क्या बोला कि इंडिया की अगर डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है वो इस मार्कर को बनाती है, पर मार्कर कॉस्ट आती है 150 रुपये, इसकी पर मार्कर कॉस्ट आती है 150। अगर यूएसए से ये जो मार्कर आता है वो इंडिया की मार्केट में सेल होता है 100 रुपये। यूएसए से जो मार्कर इंपोर्ट किया गया उसकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़ पर मार्कर। इंडिया की जो इंडियन इंडस्ट्री है उसने इंडिया की मार्केट में ये मार्कर प्रोवाइड किया, इसकी सेलिंग प्राइस है 150 रुपये। हम इंडिया की गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हम क्यों परचेज करें इस मार्कर को, हम तो इस मार्कर को परचेज करेंगे, हम इस मार्कर को ही परचेज करेंगे, इसको क्यों परचेज करें। तो इंडिया की गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम आपको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको कुछ अदर फैसिलिटी देंगे, लेकिन आप इसी प्रोडक्ट को इसको बंद करो इंपोर्ट करना, इसको बंद करो इंपोर्ट करना, आप क्या करो, इसी मार्केट को क्या करो, सेल करो। अब इंडिया के अंदर गवर्नमेंट हेल्प कैसे करेगी, ये इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, ये मार्कर इतना महंगा क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका प्लास्टिक महंगा आ रहा है, इसके अंदर जो इंक आ रही है वो महंगी आ रही है। इंडिया ने बोला हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, इस मार्कर की कंपनी को बोला कि हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडी की वजह से आपका जो प्रोडक्ट 150 के अंदर मार्केट में आ रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस अगर थोड़ी कम हो जाएगी तो सेलिंग प्राइस भी आप थोड़ी कम मेंटेन कर देना। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको इस मार्कर को परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपना मार्कर अगर हम सब्सिडी देंगे तो कॉस्ट कम होगी तो मान लो कि 90 रुपीज़ पर मार्कर से सेल करोगे तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगी इसकी मार्केट से। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि आप इंडिया के अंदर रहकर इंडिया के प्रोडक्ट बनाइए, बाहर से इंपोर्ट ना कीजिए। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा ये देख लो, इस मार्कर को बनाने के लिए अगर हम रॉ मटेरियल परचेज कर लें चाइना से, चाइना के अंदर इस मार्कर का रॉ मटेरियल क्या है, सस्ता मिलता है, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, फिर ये प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर इंडिया की मार्केट में सेल करते हैं। ऐसा करने से क्या है, इंपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट की वजह से क्या है, हमारी जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन करेंसी के रिजर्व हैं वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। इंडिया क्या बोलती है, इंडिया इस मार्कर इस इंडस्ट्री के ओनर को बोलती है कि आप चाइना से इस मार्कर को बनाने के लिए जो प्लास्टिक इंपोर्ट कर रहे हो वहाँ से इंपोर्ट करना बंद कीजिए। वो इंडस्ट्री वाला गुस्से में हो जाता है, क्यों बंद करूँ। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला कि आप इतना गुस्से में मत होइए, हम आपको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, आप इंडिया के अंदर
इस मार्कर को बनाने के लिए जो प्लास्टिक मिल रहा है उसी को यूज कीजिएगा और उसी से क्या बनाइए, मार्कर बनाइए। आप चाइना से इंपोर्ट करना बंद करें। तो इस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट इसी मार्कर को बनाने के लिए क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, एक सब्सिडी दे रही है। और बाहर का क्या कर रही है, बाहर के उस रॉ मटेरियल को लगाने के लिए उसके ऊपर ड्यूटी और इम्पोज लगा रही है, उसको रोक रही है। तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। फिर है प्रोडक्ट की लेबलिंग। गवर्नमेंट ने एक लेबल फिक्स कर दिया कि इस लेबल के विदाउट आप बाहर से किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो ये प्रकार का एक बैरियर। पैकेजिंग रिक्वायरमेंट का मतलब है कि स्पेसिफिक एक पैकिंग का स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि अगर बाहर से कोई गुड्स आएगा तो स्पेसिफिक इसी पैकिंग के अंदर आएगा। अगर कोई कंट्री इस पैकिंग के अंदर आपको गुड्स इंपोर्ट, मतलब वो कंट्री तो एक्सपोर्ट करेगी, आप तो इंपोर्ट करोगे, इंडिया वाले तो इंपोर्ट करेंगे। अगर नहीं करती है वो कंट्री एक्सपोर्ट, तो आप बंद कीजिए उसको। फिर क्या है, काउंसलर फॉर्मेलिटीज। काउंसलर फॉर्मेलिटी का मतलब है कि मान लो हम यूएसए से, इंडिया का कोई बिजनेसमैन यूएसए से किसी गुड्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो यूएसए के अंदर जो इंडिया का एम्बेसी बैठा है, अगर वो परमिशन देता है तो आप इंडिया वाले उस गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो काउंसलर फॉर्मेलिटीज के अंदर क्या लिखा गया कि इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड जो एम्बेसी है, वहां पर बैठा हुआ एम्बेसी है, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर परमिशन देता है तो आप गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये भी एक प्रकार का बैरियर है। तो आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर इनमें से कौन सा बैरियर आता है, ये ध्यान रखना। फिर है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला ठीक है इंडिया वालों, आप इंपोर्ट कर रहे हो ना यूएसए से, ठीक है कर लो, लेकिन क्या होना चाहिए, सफिशिएंट फॉरेन करेंसी के रिजर्व होनी चाहिए। आपने मान लो मार्कर धनाधन इंपोर्ट कर लिए, ठीक है कर रहे हो इंपोर्ट, हम बाउंडेशन नहीं लगा रहे, हम टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन एक तरीके का हमने क्या लगाया, एक टैरिफ लगाया। किस तरीके का, ना तो हमने कोई टैक्स लगा दिया, हमने क्या बोला कि पहले आप इतनी फॉरेन करेंसी अगर आपके पास है कि आप पेमेंट कर पाओ, तो उतना ही नहीं कि जितनी पेमेंट कर पाओ, मतलब एक लिमिट डिसाइड कर दी कि आपके पास अगर इतनी फॉरेन करेंसी के रिजर्व हैं तो दिखाओ, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। लाइसेंसिंग क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है पेपर के अंदर कि लाइसेंसिंग क्या है, कि लाइसेंसिंग एक नॉन टैरिफ बैरियर है या एक टैरिफ बैरियर है। तो लाइसेंसिंग एक प्रकार का नॉन टैरिफ बैरियर है। क्यों, ऐसा क्यों है? आप बोलोगे लाइसेंसिंग कौन सा बैरियर हो गया? देखो, अगर लाइसेंस के बिना, लाइसेंस भी एक बैरियर है। कैसे? अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड ही नहीं कर सकते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो ही आप यूएसए से, चाइना से, कनाडा से, रूस से, इन कंट्री से सभी, मतलब बात यह है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड विदाउट लाइसेंस कर ही नहीं सकते। तो क्या कोई प्राइस के ऊपर कोई टैक्स लगा? नहीं, कुछ नहीं लगा, बल्कि गवर्नमेंट ने एक बैरियर लगा दिया, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अदर बैरियर भी है, कुछ अदर नॉन टैरिफ बैरियर में आते हैं, जैसे कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखना है आपको। आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हो जिससे इंडिया के अंदर, इंडिया की पॉपुलेशन उस प्रोडक्ट को यूज कर रही है, तो उनकी हेल्थ खराब हो रही है, तो उसके ऊपर बाउंडेशन लगा दी। फिर क्या है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर दिया, ये प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसका सेफ्टी स्टैंडर्ड इतना मेंटेन कर दिया, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, अगर वो प्रोडक्ट इस सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंडर में आता है तो ठीक है, नहीं तो इंपोर्ट बंद। इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना है। आप प्रोडक्ट तो मंगवा रहे हो इंपोर्ट करके, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट इंडिया के इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है तो उस प्रोडक्ट का इंपोर्ट बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर इन्वायरमेंट ही खराब होगा तो उस प्रोडक्ट का यूज करके ही क्या करेंगे। तो ये क्या है, ये कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो इंडिया के द्वारा, अगर हम इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा अगर हम अदर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, उस टाइम पर क्या लगाए जाते हैं, ध्यान रखे जाते हैं इन बैरियर्स को। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जो बैरियर लगे थे, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो अपने पास 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एक तो टैरिफिकेशन, एक होता है एम्बार्गो और एक होता है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड क्या है, एम्बार्गो क्या है और टैरिफिकेशन क्या है, इनको देखते हैं, क्योंकि ये तीनों वर्ड पूछे जा चुके हैं पेपर में। तो टैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, टैरिफिकेशन का मतलब है कि नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, टैरिफिकेशन कहलाता है। वापस से सुनो, नॉन टैरिफ बैरियर यानी एक तरीके से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फाउंडेशन लगा दी कि आप इस लेवल से नीचे के स्टैंडर्ड को, गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते, इतनी क्वांटिटी तक ही आप गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की क्वांटिटी को आप किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते।
यानी एक तरीके से अपना कोटा डिसाइड कर दिया, एक तरीके से अपने ऊपर बाउंडेशन लगा दी गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये जो नॉन टैरिफ बैरियर है, जो अभी हमने डिस्कस किए थे नॉन टैरिफ बैरियर, उनको टैरिफ बैरियर में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, टैरिफिकेशन कहलाता है। अब किसी न किसी बच्चे के दिमाग में पॉइंट उठा होगा कि नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करके हम कर ही क्या लेंगे, ऐसा करते ही क्यों हैं। देखो यहाँ पर तो बाउंडेशन ही लगा दी गवर्नमेंट ने, यहाँ पर तो बाउंडेशन लगा दी गवर्नमेंट ने कि इस लेवल से नीचे का स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर पैकिंग ऐसी है तो भी हम इस लेवल की पैकिंग है तो प्रोडक्ट को इंपोर्ट कीजिए, नहीं तो नहीं। अगर मान लो क्वालिटी डिसाइड कर दी कि 1 ईयर के अंदर सिर्फ मान लो 10,000 यूनिट ही यूएसए से आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा तो आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, यानी एक तरीके से ब्लॉक कर दिया इंपोर्ट करना। तो उस नॉन टैरिफ बैरियर को हम टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करवा के फ़ायदा क्या करेंगे, यहाँ टैक्स तो लगेगा लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करने पर तो कोई बाउंडेशन नहीं है। हम कभी भी कितनी भी क्वांटिटी के किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, टैरिफिकेशन कहलाता है। अब टैरिफ बैरियर के अंदर भी बाउंड टैरिफ बैरियर, ये पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसको नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करना है, लेकिन टैरिफ बैरियर में कौन सा बैरियर, बाउंड टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करना है। बाउंड का मतलब क्या है, अब जिस प्रोडक्ट को हमने पहले बैन कर रखा था कि आप सिर्फ 10,000 यूनिट ही 1 साल के अंदर मंगवाओगे, ऐसा कर सकती है क्या गवर्नमेंट की उसको पूरी छूट दे दे कि आप कितनी भी क्वांटिटी परचेज कर लेना, यानी कितनी भी क्वांटिटी इंपोर्ट कर लेना, नहीं। गवर्नमेंट ने क्या है, उसके ऊपर भी क्या है, बाउंडेशन रखी है। बाउंडेशन किसकी है, मिनिमम और मैक्सिमम की। मिनिमम और मैक्सिमम की एक लिमिट डिसाइड कर दी गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर भी टैक्स तो देखो लगेगा। बाउंडेड टैरिफ बैरियर है, टैक्स तो लग रहा है यहाँ पर। जैसे ही इस बैरियर को इस बैरियर में कन्वर्ट कर देंगे, टैक्स तो लग जाएगा, लेकिन क्या लिखी जाएगी, उसकी भी मिनिमम और मैक्सिमम एक लिमिट रखी जाएगी। ये है बाउंड टैरिफ बैरियर। एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है अम्बार्गो। अम्बार्गो और ब्लॉकेड के अंदर दोनों ये अम्बार्गो और ब्लॉकेड ये दोनों टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर में आते ही नहीं है। इसका रीज़न क्या है, देखो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर में बैरियर तो है, एक तरीके से बंद तो नहीं कर रखा। इंडिया क्या यूएसए से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, कर सकती है, बंद तो नहीं है ना। हालांकि कभी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लेती है, ज़्यादा ड्यूटी लगाती है, ज़्यादा टैरिफ लगा रही है। कुछ गुड्स ऐसे होंगे जिनकी क्वांटिटी डिसाइड कर रखी है, क्वालिटी डिसाइड कर रखी है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है कि इस स्टैंडर्ड से बिलो के प्रोडक्ट को आप नहीं मंगवा सकते, बट मंगवा तो सकते हैं, बैन तो नहीं किया। अगर कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करने के ऊपर बैन लगा दिया, इसका मतलब हम ट्रेड ही नहीं कर सकते। टैक्स की दूर की बात है, क्वांटिटी, क्वालिटी, पैकेजिंग तो दूर की बात है, हम ट्रेड करने पर ही बैन लगा दिया। तो रीज़न क्या है कि अगर पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, ध्यान रखना ये पॉइंट पॉलिटिकल रीज़न, अगर पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, यानी अगर दो कंट्री की गवर्नमेंट में आपस में नहीं बन रही, उसकी वजह से, अगर पॉलिटिकल रीज़न की वजह से अगर दो कंट्री के बीच में ट्रेड पर बैन लगा हुआ है, ध्यान रखना, ट्रेड 1% भी नहीं हो रहा, अगर दो कंट्री में पॉलिटिकल रीज़न की वजह से ट्रेड के ऊपर बैन लगा रखा है, तो उसको हम बोलते हैं अम्बार्गो। फिर ब्लॉकेड क्या है, ब्लॉकेड के अंदर भी सेम चीज़ है, दो कंट्री के ट्रेड पर बैन लगा हुआ है, लेकिन रीज़न क्या है, रीज़न है वार की वजह से, यानी युद्ध की वजह से। कुछ टाइम पहले मान लो दो कंट्री के बीच में युद्ध हो गया था, और युद्ध की वजह से उन दो कंट्रियों के बीच में ट्रेड के ऊपर बाउंडेशन होगी कि अब इन दो कंट्री में हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे और तुम हमारे साथ ट्रेड मत करना। उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉकेड बोलते हैं। ये क्या है, ड्यू टू वार की वजह से। वार की वजह से अगर दो कंट्री के ट्रेड पर बैन लगा हुआ है, याद रखना बैन लगा हुआ है, यहाँ पर कर ही नहीं सकते ट्रेड, यहाँ पर भी बैन लगा हुआ है। बैन ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, रीज़न है वार और रीज़न है पॉलिटिकल, यानी गवर्नमेंट के आपस में कोई किसी मुद्दे पर उनके आपस में भिड़त हो गई, उस वजह से क्या युद्ध नहीं हुआ, यहाँ पर कोई वार नहीं हुआ है, लेकिन अगर बाउंडेशन लगा दिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, यानी ट्रेड के ऊपर, तो उसको बोलते हैं अम्बार्गो। और ब्लॉकेज के अंदर अगर वार की वजह से दो कंट्री के बीच में ट्रेड नहीं होता, तो उसको बोलते हैं ब्लॉकेज। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है। तो आज इस वीडियो में हमने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो ईजी तो नहीं है। देखो ईजी तो कुछ भी नहीं है, जोर तो हर चीज़ में आता है, मुश्किल तो हर चीज़ में आती है, बैरियर तो हर चीज़ में है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम ट्रेड करते हैं तो उसमें दो प्रकार के बैरियर मेन हैं। वैसे देखिए, एक तो नेचुरल बैरियर है, एक आर्टिफिशियल बैरियर है।
आर्टिफिशियल बैरियर में जो 2 बैरियर हमारे पास, टैरिफ और नॉन टैरिफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें। तो ये टॉपिक अपना यहाँ होता है फिनिश। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।